नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का समावेश। और इसी की हमारी सीरीज चल रही है और उस सीरीज में आगे के क्रम के क्वेश्चन जो आज है हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं पहले प्रश्न को। और ये प्रश्न आपको आने वाले सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चार विकल्प आपके सामने हैं। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। और फोर्थ है, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के विकास से संबंधित में जो कथन यहाँ पर सही है, उस कथन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होता है। यानी कि बच्चों का सामाजिक संदर्भ जिस प्रकार से होगा, बच्चों का विकास भी उसी प्रकार का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर रहेगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर का अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पर कक्षा 3 के बच्चों के लिए हमें अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण को इसमें पहचानना है। दोस्तों के साथ दौड़ना, धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियां चढ़ना, खरगोश की तरफ फुदकना। तो देखिए सूक्ष्म गति कौशल जिसमें हमारे कुछ छोटे छोटे से कार्य किए जाते हैं, जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती है, तो वो रहेगा धागे में मोती पिरोना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाकी अन्य सभी यहाँ पर स्थूल गति कौशल के उदाहरण रहेंगे। तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। तो यहाँ पर हमें उस प्रवृत्ति या गुण को देखना है जो पूरी तरीके से अनुवांशिक रूप से निर्भर रहता है, अनुवांशिक गुणों पर निर्भर रहता है। आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंखों का जो रंग रहेगा ये पूर्णतः अनुवांशिक रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट नहीं, हाँ फर्स्ट ही इसमें हमारा उत्तर होगा, क्योंकि नीचे इसमें कुछ 1 2 2 3 इस प्रकार से दे रखे हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर उत्तर भी हमारा फर्स्ट वाला ही रहेगा, यानी कि केवल एक ही इसमें हमारा उत्तर होगा, जो कि होगा आंखों का रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, विद्यालय बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण के रिक्त स्थान संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए प्राथमिक और सामाजिक जो एजेंसी होती है समाजीकरण की, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। समाजीकरण की विद्यालय जो होता है वो समाजीकरण की एक द्वितीय एजेंसी के रूप में माना जाता है, और घर पड़ोस जो होता है ये प्राथमिक एजेंसी के रूप में होते हैं। तो उत्तर बन जाएगा इसमें हमारा यहाँ पर द्वितीय एजेंसी या संस्था के रूप में ये कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्व पारंपरिक स्तर है, परतंत्र नैतिकता स्तर है, और सहयोगी रूप से नैतिकता स्तर है। तो देखिए अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास प्रदर्शित बच्चा यहाँ कौन से स्तर पर करेगा, तो वो करता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि होता है पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। समावेशन, संतुलन, साम्य धारणा, समावेशन या फिर असंतुलन या असाम्य धारणा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना जो होगा वो उसके लिए कहलाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समायोजन, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अवस्था रिक्त स्थान अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक या फिर संवेदी गामक पेशी अवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वहां पर उस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल जो होते हैं वो तेज गति से विकसित होने लगते हैं प्री ऑपरेशनल के अंदर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, रिक्त स्थान में एक अध्यापिका
और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो शिक्षण इनका रहेगा वो कैसा रहेगा? तो यहाँ पर अन्योन्य शिक्षण, पाठ या खोजी अधिगम या फिर क्रमबद्ध अनुदेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो शिक्षण रहेगा वो अन्योन्य शिक्षण के रूप में रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशनात्मक पाठ या फिर पुनर्बलन, साम्य धारणा संतुलन या फिर है अभिक्रमित शिक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुदेशनात्मक पाठ यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये हमें इसमें देखना है। और कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, या कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। और फोर्थ है कक्षा में पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर बात प्रगतिशील कक्षा शिक्षा की कर रहे हैं और उसके संदर्भ में यहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या समाधान के हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही रहेगा। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? काफी बार ये प्रश्न हर सेट में लगभग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या फिर है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। तो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन थर्ड। चलिए, लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया ये वाक्य क्या दर्शाता है? तो देखिए पिता यहाँ पर बच्चे को कह रहे हैं कि लड़की की तरह मत रो तुम लड़के हो। तो निश्चित रूप से ये वाक्य यहाँ पर जेंडर पहचान, रूढ़िवादिता, जेंडर सातव्यता या स्थिरता, जेंडर समानता किसे ये दर्शाता है? तो यहाँ पर वाक्य जो है ये निश्चित रूप से जेंडर रूढ़िवादिता को यहाँ पर दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखना उस कथन को जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है और विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ये यहाँ पर संदर्भ में सही नहीं होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन के। अगला प्रश्न कथन के रूप में है और कथन यहाँ पर दिया है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषाई विविधता को समझना चाहिए। अब इसके पीछे यहाँ पर तर्क दिया है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए और कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप यहाँ पर समूह गठित करते हैं। तो समरूप मतलब तो एक समान समूह गठित करते हैं। तो क्या यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं या आर सही व्याख्या करता है एक ही, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही, और ए सही है लेकिन आर गलत है और ए आर दोनों गलत हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनी आ पी ना ला के रंगों को क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाएगी? साधन, लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणों परोपकारी या फिर वितरित अभ्यास लक्ष्य निर्देशित योजना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो योजना रहेगी ये स्मरणोकारी रहेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि रंगों का क्रम याद रखने के लिए एक छोटा सा वाक्य उसने यहाँ पर बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए
बहुविध साधनों का प्रयोग, दूसरा है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तित्व शैक्षिक योजना को समुन्नत करना या फिर प्रक्रिया उन्मुख अधिगम की बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। और फोर्थ है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा की विविधता को अनदेखी करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या इसके लिए विकल्प एक, जिसमें 1, 3 और 4 सही बताए गए हैं, और अगला है यहाँ पर 1 और 3, दूसरा है 1 और 2, फोर्थ है 1, 2 और 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रभावशाली उपागम के रूप में रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट ये देखिए यहाँ पर क्या है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, और थर्ड सेकंड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तित्व शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। पहला और दूसरा यहाँ पर प्रभावशाली विद्यार्थियों के समावेशन के लिए प्रभावशाली उपागम रहेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय के द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आप क्या करेंगे? भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, या फिर अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करनी चाहिए। फोर्थ है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो स्थानीय कस्बे की बोली में यदि फेरबदल करता रहता है तो हमें अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो रहेगा वो हमारा उत्तर होगा। और बच्चा जो है ये शुद्ध रूप से यदि अपने क्षेत्र की कस्बे की बोली बोलता है तो हम उसका भी सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी के अंतर्गत इन चीजों को महत्व देना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है एक समावेशी कक्षा में। तो एक समावेशी कक्षा में क्या रहेगा? विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग में होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाए, या फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य धारा की शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री को पढ़ाया जाता है। थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग अलग कक्ष में किया जाता है, या फिर है विशेष आवश्यकता वाले छात्र का मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भी मुख्य प्रवाह शिक्षा की धारा में ही पढ़ाया जाएगा और सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर होगा। समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, या बार बार आंख झपकाता है, एक आंख बंद करता है, उसकी आंखों में लालिमा होती है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। और ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? क्या उसके मस्तिष्की घात की और दृष्टिबाधिता, पठन वैफल्य या फिर उच्चारण वैफल्य? तो यहाँ पर हम बच्चे को थोड़ी सी दृष्टिबाधिता बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो आंखों से संबंधित दोष के ही बताए जा रहे हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो उस प्रावधान को देखना है जो प्रावधान इसमें सुझाया नहीं गया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर तो रट्टा मारने की बात की ही नहीं जाएगी शिक्षा नीति के अंतर्गत। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना और तार्किक निर्णय और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। और फोर्थ है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो नहीं सुझाया गया है, तो देखिए एक तो रट्टा मारकर सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। थोड़ा सा हमने पूरा नहीं पढ़ा था क्योंकि रट्टा मारने की बात की गई थी ना, इसीलिए थोड़ा सा आगे पढ़ना उसको बंद कर दिया था। तो देखिए ये रट्टा मारकर सीखने के बजाय सीखने के पर ही बल दिया जा रहा है इसमें। और यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 में बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए
अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये शिक्षा नीति में नहीं सुझाया गया रहेगा। ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, विद्यालय में पाठ्यक्रम को निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो रिक्त स्थान रिक्त स्थान की तरफ बढ़े। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे उत्तर को टिक करते हैं और समझते हैं जो मूर्त से अमूर्त की ओर है ना, यहाँ पर हो जाता है मूर्त और यहाँ पर हो जाएगा अमूर्त। जो मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े। एक रिक्त स्थान और था यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, तो स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार 4 रिक्त स्थान इसमें थे इस प्रश्न के अंतर्गत, और यहाँ पर ये इसमें रहेंगे चारों हमारे उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में होंगे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? क्रय प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद या फिर है संरचनावाद? तो यहाँ पर रहेगा संरचनावाद, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों के चिंतन को संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, बहुविभिन्न उदाहरण देकर, या बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, या बच्चों को सही संप्रत्य का रट्टा मारने के लिए कहकर, या फिर बारंबार वेदन और अभ्यास के द्वारा? तो यहां पर हम कह सकते हैं बहुविभिन्न उदाहरण देकर, बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित है और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। दूसरा है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशा और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो क्या यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा? तो हम कह सकते हैं कि इसमें ए गलत है लेकिन बी सही है। पहला ही यहाँ पर जो रहेगा ए गलत और बी सही है। चलिए अगला प्रश्न आता है, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में रिक्त स्थान स्तर पर हैं। प्रतिकूल, अनुकूल, समान या फिर प्राधिकृत? तो यहां पर हम कह सकते हैं ये अभी प्रतिकूल स्तर पर हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहां पर उत्तर। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक संरचनावादी या फिर है व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण या फिर है संरचनावादी? देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिगम एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, वो है सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन नंबर 1। एक छात्रा यह मानती है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है और छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। छात्रा को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। तो देखिए यहाँ पर छात्रा को कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेत रखने के लिए सबसे ज्यादा मददगार है? विद्यार्थियों में योग्यता का समृद्धिक धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को नियंत्रित कर कारकों पर प्रतिपादित करना और 4 विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को बढ़ावा देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना फर्स्ट विकल्प होगा
यहां पर उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की क्षमता, या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप में अलग है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप में अलग है। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहां पर उत्तर। तो दोस्तों आज के जो 30 प्रश्न हमारे थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।